हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे जनरल साइंस का सेशन लेकर मैं आता हूं और सुबह जनरल साइंस का जो सेशन है उसमें हम लोग डे वाइज जो है हमने डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बायोलॉजी, थर्सडे, फ्राइडे फिजिक्स और आज जैसे कि शनिवार है, सैटरडे है, तो सैटरडे को होता है केमिस्ट्री का सेशन। तो केमिस्ट्री आज हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे हम लोग? तो केमिस्ट्री के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें जिसको रसायन विज्ञान कहा जाता है। इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो आज इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम पदार्थ जो होते हैं, मैटर जो होते हैं, मैटर के बारे में आज समझेंगे। इससे पहले जो मैंने कल क्वेश्चंस आपको दिए थे उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो कल सबसे पहला क्वेश्चन दिया था मैंने, वो था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिनको क्या कहा जाता है, अदिश राशियां कौन सी हैं, ये क्वेश्चन मैंने कल दिया हुआ था। तो अदिश राशियां वो होती हैं जिनको सिर्फ किसकी जरूरत होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। तो अगर हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में बताना पड़ेगा कि भाई डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से। इसके अलावा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक आपकी सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। लेकिन अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क में हमें किसी भी तरह से दिशा बताने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी दिशा बदलने से आपका काम नहीं बदलता है। वर्क जो है वो कैसी है? तो वर्क जो कार्य है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। तो इसका आंसर सही आपका वर्क हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 ग्राम्स वेट। 1 ग्राम वेट के अंदर कितने डाइन्स होते हैं? तो 981 डाइन्स होते हैं। ये कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। डाइन में ऑलरेडी बता चुका था, सीजीएस सिस्टम इसको यूज किया जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो था वो ये था कि नैनोमीटर, नैनोमीटर 10⁻⁹ ये सब जो है बेसिक चीज है, ये आपको ऑलरेडी पता है। 10⁻³ किलो होता है, 10⁻6 मेगा होता है, 10⁻⁻6 जो है आपका माइक्रो होता है। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था कि अश्विन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, 12 मीटर ईस्ट, 3 मीटर वेस्ट एंड 5 मीटर साउथ एंड देन स्टॉप्स टू ड्रिंक वाटर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोगों ने ट्राई किया था, बहुत सारे लोगों ने आंसर्स दिए थे, लेकिन इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं, यहां से अश्विन को स्टार्ट करते हैं। तो अश्विन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ। अश्विन कहां जा रहा है? 10 मीटर नॉर्थ जा रहा है। हमेशा ऊपर की तरफ क्या होगा? तो आपका नॉर्थ होता है। तो ये कितना बढ़ रहा है? 10 मीटर का डिस्टेंस नॉर्थ की तरफ हुआ। फिर नॉर्थ के बाद 12 मीटर कहां जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। 12 मीटर ईस्ट गया, 12 मीटर ईस्ट। इसके अलावा फिर क्या हुआ है? 12 मीटर ईस्ट और 3 मीटर वेस्ट। इसके बाद ये वापस लौट कर आ रहा है। यहां पर हम कलर चेंज करते हैं तो आपको समझने आएगा। यहां पर हो गए 10 मीटर, यहां पे हो गए 12 मीटर, और 12 मीटर के बाद इस पॉइंट से वो जो है वापस आ रहा है। और वापस कहाँ आ रहा है? तो वापस देखिए, ये जो है डायरेक्शन सेंस में ऊपर हो जाता है नॉर्थ, नीचे हो जाता है साउथ, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है। तो ऊपर गया वो 10 मीटर, जो सबसे पहला था कि 10 मीटर जा रहा है उत्तर में, फिर 12 मीटर जा रहा है वो पूर्व में। तो हमने पूर्व में भी भिजा दिया, और 3 मीटर वो पश्चिम में आ रहा है। तो 3 मीटर वो यहाँ से वापस कहाँ आ गया? पश्चिम की ओर आ गया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस बचा वो 9 मीटर ही बचा। इसके बाद देन स्टॉप्स टू ड्रिंक वाटर, 5 मीटर साउथ भी गया है। तो यहीं से वो आपका कहाँ चला जाएगा? 5 मीटर साउथ की तरफ जाएगा। 5 मीटर इस तरफ आ गया है। तो 5 मीटर इस तरफ आने के बाद हमको देखना है कि भाई ये पूरा का पूरा कितना है? ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 10 मीटर है। तो 10 मीटर में ये यहाँ पर अगर हम इसको पॉइंट कंसिडर कर लें तो यहाँ पर ये बचा ऊपर 5 मीटर, नीचे 5 मीटर। इसके अलावा यहां से आपको बताना है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में, ये दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। तो देखा जाए तो ये आपका डिस्टेंस कितना हो गया? ये हो गया 9 मीटर। तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे 9 मीटर। ये है आपका 5 मीटर, और आपको यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। तो आपको आती है पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो यही हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब आपका 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 81 और ये हो जाएगा 25।
तो 81 प्लस 25 हो जाता है आपका 1, ये हो जाएगा 106। तो आपका हाइपरटेनिस क्या हो जाएगी, अंडर रूट 106 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आप बता सकते हैं विस्थापन की कि किस डायरेक्शन में होगी। तो ये जो डायरेक्शन है आपका इस तरफ ऊपर ये नॉर्थ है और यहां पर ये ईस्ट है। तो ये बीचों बीच जाने वाली पोजीशन कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई। तो इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अंडर रूट 106 किया। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। इसके बाद देखिए आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज हमारा पूरा का पूरा मुद्दा जो रहेगा वो किस बेसिस पर रहेगा, तो हमारा बात होगी मैटर के ऊपर, पदार्थ के ऊपर, स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। तो शुरू से समझते हैं कि मैटर्स क्या होते हैं, इनको फिजिकल बेसिस पर और केमिकल बेसिस पर दोनों तरीके से आज हम देखेंगे। फिजिकल मतलब इनको भौतिक आधार पर भी हम इनका विभाजन देखेंगे और रासायनिक तौर पर भी देखेंगे। तो उससे पहले समझते हैं कि मैटर है क्या। तो मैटर जो है, पदार्थ क्या है, तो एनीथिंग that have mass and occupied space। ध्यान से समझना है आपको। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि कोई भी वस्तु जिसके पास क्या हो, मास हो, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वो कोई जगह क्या करती हो, घेरती हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज के अंदर क्या हो, मास हो, मास के साथ साथ वो क्या करता हो, कोई ना कोई स्पेस जो है वो घेरता हो, तो उस चीज को कह दिया जाता है क्या, उसको कह दिया जाता है मैटर। मतलब एनीथिंग जो कि स्पेस को घेरती हो, स्पेस वहां पर कवर करती हो और मास भी हो उसमें। तो हर चीज के अंदर जो भी आप दुनिया में देख रहे हैं, उन सारी चीजों में क्या मिलता है, उन सारी चीजों में आपको मास मिलता है और वो कोई ना कोई स्पेस तो वहां पर घेर रही होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपने देखा होगा आपके घरों में सिलेंडर्स लगते हैं, तो सिलेंडर्स के अंदर गैस होती है, लेकिन जब सिलेंडर भरकर आता है, फिल होकर आता है, तो वो भारी होता है। लेकिन जब आपके यहाँ गैस सिलेंडर एम्प्टी हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसका वजन भी कम हो जाता है, मतलब उसके अंदर भी मास है। तो किसी के अंदर मास हो जाए और वो कुछ जगह घेरे, तो वो भी चीज क्या हो जाती है, वो भी चीज मैटर हो जाती है, पदार्थ हो जाती है। तो यहां पर हमें ध्यान से समझना है कि भाई मैटर ऐसी कोई भी चीज को हमने ले लिया जिसके अंदर मास हो और वो कोई ना कोई स्पेस भी कवर करती हो। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये पेन है, ये पेन भले बहुत हल्का है लेकिन इसके पास भी तो कुछ ना कुछ मास है। तो बिल्कुल इसके पास मास भी है और ये कोई ना कोई स्पेस तो रखता है, मतलब इसके पास कोई ना कोई स्पेस तो चाहिए। या तो आप इसको पॉकेट में रखिए या अपने जो है पर्स में रखिए या किसी तरह से आप बैग में रखिए। तो ये जो है दोनों ही चीजें रख रहा है, ये स्पेस भी ले रहा है और साथ साथ इसके पास कुछ सर्टेन मास भी है, इसके पास इसका कुछ भार भी है, इसका कुछ द्रव्यमान भी है और ये जगह भी घेर रहा है। तो ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो ये जो भी चीज है ये हम किस बेसिस पर बात कर रहे हैं, फिजिकल बेसिस पर। हमारा ये अभी जितनी भी बात हो रही है ये किस आधार पर हो रही है, तो फिजिकल बेसिस पर हम बात कर रहे हैं। फिजिकल बेसिस का मतलब आपका भौतिक आधार के ऊपर हमारी बात हो रही है। तो भौतिक आधार के अनुसार जो भी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वो कोई ना कोई जगह घेरती हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, तो उसको हम पदार्थ कह देते हैं। अब देखा जाए तो ये टेबल दिख रहा है, इस टेबल के ऊपर ये आपका आईपैड रखा है, ये बॉटल रखी है, ये बुक्स रखी हुई हैं, इन लोगों ने चश्मे लगाए हुए हैं। तो यहां पर जितनी चीजें आपको दिख रही हैं ये क्या है, ये मैटर ही तो है, ये पदार्थ ही तो है। तो पदार्थ एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं कोई भी जगह घेर रहा हो और उसके पास क्या हो, उसके पास कुछ सर्टेन मास हो। तो इससे आपको पता चलता है कि दुनिया में मोस्टली चीजों के अंदर, अधिकतर चीजों के अंदर मास होता ही है और वो क्या करती हैं, वो कोई ना कोई जगह घेरती भी है। तो आप सोच रहे होंगे सर अधिकतर क्यों बोल रहे हैं, सभी को बोल दें कि सभी चीजें जो है जगह घेरती हैं और उनको हम जो है मैटर बोल सकते हैं। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे लाइट, लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट के पास कोई मास नहीं होता, लाइट के पास मास नहीं है। तो लाइट आपके रूम में आ रही है, मतलब ऐसा नहीं सोचिए कि ट्यूबलाइट को, तो ट्यूबलाइट को आप बोलेंगे सर ट्यूबलाइट तो भारी है, ट्यूबलाइट का तो मास है। ट्यूबलाइट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्ब की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एलईडी की बात नहीं कर रहे हैं, उससे निकलने वाली लाइट की बात कर रहे हैं, उसके रेडिएशन की बात कर रहे हैं। उस रेडिएशन में क्या मास है, नहीं है।
और वो जगह तो घेर रही है लेकिन उसके पास मास नहीं है, तो वहां पर वो एक्सेप्शन हो गया। मतलब लाइट के अंदर होते हैं फोटोन, तो फोटोन क्या हो गए, वो एक तरीके से मैटर नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखने मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें आपके इमोशंस, कभी आप खुश हैं, कभी आप दुखी हैं, कभी किसी से आपको मत्सरता हो रही है, मतलब आपको उससे जलन हो रही है, जेलस फील हो रहा है, तो ये सारी चीजों में क्या मास है? ये तो एक इमोशंस है। तो जितने भी इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं, इमोशंस की बात करें, फीलिंग्स की बात करें, ये सारी भी चीज क्या है, ये मैटर नहीं है, ये पदार्थ के अंदर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको एक गरम गरम चाय मिले या गरम सा जो है आपको पानी मिले, इस पानी के अंदर आपने हाथ डाला और हाथ डालने के बाद आपके हाथों में जो है गर्मी आई, हीट आई, तो क्या वो हीट जो है वो आपके हाथों में कोई जगह घेर रही है? नहीं, लेकिन आपको वो हीट फील हो रही है, आपका हाथ उससे जल रहा है। तो यहां पर हम हीट को बोल सकते हैं कि वो हीट भी क्या है, वो मैटर नहीं है। हीट इज नॉट अ मैटर, वो मैटर नहीं है क्योंकि उसका कोई मास नहीं है। अगर हमारे हाथ में वो जल रहा है, गर्म लग रहा है, तो वो कोई मास भी नहीं कवर कर रहा है और साथ साथ वो कोई स्पेस भी कवर नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो चीज है जो कि आपका एक कप में रखी है, उसका कोई मास है, उस वाटर का कोई मास है, लेकिन उससे निकलने वाली हीट के अंदर कोई मास नहीं है। सेम चीज जैसे कि साउंड, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये जो वॉइस आ रहा है आपके पास तक, इस वॉइस को जो प्रोड्यूस कर रहा है उसमें मास हो सकता है, वो मैटर हो सकता है, जो सुन रहा है वो मैटर हो सकता है, ये साउंड किसी चीज से प्रोड्यूस हो रहा है वो मैटर हो सकता है, लेकिन वो क्या साउंड आपका मैटर है? तो वो साउंड मैटर नहीं है। साउंड इज नॉट अ मैटर क्योंकि इसके पास ना मास है ना ये स्पेस कवर कर रहा है। तो इस तरीके की चीजों को आपने क्या कर दिया, तो इन सारी चीजों को आपने मैटर बोल दिया। तो मैटर्स के अंदर हम सबसे पहली बात करते हैं फिजिकल बेसिस पर। फिजिकल बेसिस का मतलब जो कि आपका भौतिक आधार है। इस भौतिक आधार पर हम पदार्थों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं? तो मुख्य तौर पर हम तीन तरीके से बांटते हैं इनको, जिसमें आ जाता है आपका ठोस, दूसरा आ जाता है द्रव, और फिर ये द्रव है और ये गैस है। तो यहां पर हम तीन तरीके से चीजों को फिजिकल बेसिस पर डिवाइड करते हैं, जो कि क्या है, भौतिक आधार है, फिजिकल बेसिस है। और फिजिकल बेसिस पर हम ये तीन चीजें बात करते हैं कि कोई भी चीज क्या हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है या गैस हो सकती है। तो ये किसके आधार पर है, तो इसके भी कोई ना कोई आधार है। कोई भी चीज अगर हम फिजिकल बेसिस पर बात कर रहे हैं तो फिजिकल बेसिस पर ये कुछ बातें होती हैं। हर चीज फिजिकल बेसिस पर डिवाइड होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इनको हम फिजिकल बेसिस पर किस पे बात कर सकते हैं, घनत्व पर, डेंसिटी पर। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं डिफ्यूजन पर, हम बात कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर, हम बात कर सकते हैं एक्सपेंशन पर, हम बात कर सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पर। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस पर। तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपने स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करी है, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब यहां पर हमने क्या की बात है, पदार्थ की बात हो रही है कि पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है। ये सारी चीजें क्या हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर ही तो है, पदार्थ की अवस्था ही तो है। तो इन पदार्थ की अवस्था हम किस बेसिस पर बात कर रहे हैं, फिजिकल बेसिस पर, मतलब भौतिक आधार पर बात हो रही है। तो इन भौतिक आधार पर हमको इनको डिवाइड कर रहे हैं कुछ बेसिस पर। जैसे कि हम बात करें डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी होती है किसी भी चीज का मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब उसका द्रव्यमान और उसका आयतन का जो सम होता है उसको आप क्या बोल देते हैं, डेंसिटी। अब डेंसिटी सिंपल टर्म्स में बात की जाए कि सिंपल टर्म में क्या है डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब है किसी चीज का गाढ़ापन। तो क्या सॉलिड सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है या लिक्विड गाढ़ा होता है या गैस होती है? तो यहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गाढ़ापन मिलेगा आपको सॉलिड में, सॉलिड के बाद मिलेगा लिक्विड में और लिक्विड के बाद मिलेगा गैस में। इसी तरह से तो होता है।
इसके अलावा दूसरी चीज है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब कभी आपके घर में गैस चल रही है और गैस चलते चलते बंद हो जाए, तो वो गैस जब लीक होगी तो आपकी जो नोज है वहां पर उसकी स्मेल आने लगेगी, डिफ्यूजन होने लगेगा, उसका विसरण होने लगेगा, वो फैलने लगेगी, तो गैस सबसे ज्यादा फैलती है। तो यहां पर हम बात करेंगे गैस की। गैस के बाद लिक्विड फैलता है और लिक्विड के बाद फिर सॉलिड। सॉलिड तो एक ही जगह पर रहता है। तो उस तरीके से बात हो गई। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब किसी भी चीज के अंदर इसका एक फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो मास तो हर चीज का कुछ ना कुछ फिक्स होता है, लेकिन यहां पर बात हो रही है v का मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी में अगर हम बात करें, वेग में हम बात करें, तो किसका वेग ज्यादा होता है? गैसेस का ही। गैसेस के अंदर स्पेस है, वो आसानी से मूव हो सकती है, तो उनके अंदर वेलोसिटी के अंदर मूवमेंट होता है। तो इसमें भी सबसे ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें है? गैस में। गैस के बाद लिक्विड में और लिक्विड के बाद सॉलिड में। मतलब इस तरीके से आप इनको अलग अलग आधार पर बांट सकते हैं। एक्सपेंशन की भी बात करें तो डिफ्यूजन जैसा ही होता है, तो इसमें भी एक्सपेंशन किस चीज का ज्यादा हो सकता है? गैस का, फिर लिक्विड का, फिर आपका सॉलिड का। इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो इनका अंतर आणविक बल होता है कि भाई अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में आसानी से स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका ज्यादा? सॉलिड का, ठोस का, फिर लिक्विड का, फिर आपका गैस का। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें, किसके अंदर स्पेस ज्यादा होता है? तो देखिए यहां पर दो चीजें हैं, एक बल है और एक आपका स्थान है। तो यहां पर स्थान किसमें सबसे ज्यादा होता है? अंतर आणविक स्थान किसमें ज्यादा है? तो भाई वो तो लिक्विड में, गैस में ज्यादा है, क्योंकि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर फैले होते हैं। तो बेसिकली यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसके पास ज्यादा है? तो गैस के पास ज्यादा है। यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसके पास ज्यादा है? गैस के पास। गैस के बाद लिक्विड और लिक्विड के बाद सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर स्पेस कम होता है लेकिन फोर्स ज्यादा होता है। तो इस तरीके से आप इनको इस बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आप मेंस राइटिंग में भी आपको आ जाए, स्टेट्स ऑफ मैटर को फिजिकल बेसिस पर, भौतिक आधार पर बताइए, तो 3-4 चीजें और भी बता सकते हैं। तो यहां पर हमने डिस्कस किया। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं कि भाई सॉलिड के अंदर क्या है, तो सॉलिड के अंदर आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, जिनको कहा जाता है हिंदी में अंतर आणविक जो स्थान है, वो कैसा है? स्पेस यहां पर आपको दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन अगर आप गैस में देखेंगे तो यहां पर स्पेस ज्यादा है। तो उस बेसिस पर हमने यहां पर 4 से 5 चीजें देखी। डेंसिटी की बात करें, गाढ़ा कौन सा होता है? सॉलिड होता है। डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा? गैस का ज्यादा होगा। एक्सपेंशन किसका होगा? गैस का ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? गैस की ज्यादा होगी। डेंसिटी लेकिन किसकी ज्यादा होगी? तो सॉलिड की ज्यादा होगी। तो इस बेसिस पर हमने बात करी है। तो जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो एक चीज से दूसरी चीज में बदलती रहती है। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड में आप आइस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बर्फ का। इसी बर्फ को हम जो है किस में बदल सकते हैं? इसको वाटर में बदल सकते हैं, जल में बदल सकते हैं, और इसी जल को हम किस में बदल सकते हैं? तो इसी को हम भाप में बदल सकते हैं, मतलब वेपर में भी इसको बदल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है एक ही स्टेट से दूसरी स्टेट में वाटर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें किस बेसिस पर बात हो रही हैं? ये फिजिकल बेसिस है। तो ये फिजिकल बेसिस है, ये फिजिकल आधार पर बात हो रही है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। तो लिक्विड के अंदर भी ये चीज आ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें सॉलिड, तो सॉलिड क्या है? तो ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ जिसके अंदर क्या नहीं है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत लेस है। आपस में ये पदार्थ बहुत ही जुड़े हुए हैं। एक सर्टेन इनके पास क्या होता है? वॉल्यूम होता है। इनके पास एक आयतन होता है, एक फिक्स शेप होता है। इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जो जैसा मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा लिक्विड्स कैसे होते हैं? तो लिक्विड जो होते हैं ये जिस कंटेनर में रहते हैं, जिस भी पात्र में रहते हैं, उसका शेप ले लेते हैं। तो ये शेपलेस होते हैं, मतलब इनका कोई भी आकार नहीं होता, ये आकार विहीन बताए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैस की, तो गैस कैसी होती है? तो गैस तो जो होती है ये आपका कई गैसेस ऑर्डरलेस भी होती हैं। इनको आप कैसे महसूस करेंगे?
इनको इस तरीके से, ये कई बार ऐसा लगता है ये मैटर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमको दिखती भी नहीं है, ये हमारे हाथ में भी नहीं आती है, लेकिन ये स्पेस में है। लेकिन आप सोचिए, अगर इस अर्थ से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या हम बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो मतलब ये बहुत जरूरी है। और ऑक्सीजन को आप पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है और इसका मॉलिक्यूलर मास 16 होता है। तो भाई इसके अंदर भी मास है, ये भी स्पेस में है। तो इस चीज को क्या कहा जाएगा? इसको भी कहा जाएगा कि भाई ये ऑर्डरलेस भले हो, इसके अंदर सुगंध नहीं भी आ रही हो, तो भी गैस तो गैस है। और गैस के अंदर जो डेंसिटी होती है सबसे कम होती है, लेकिन इसका एक्सपेंशन काफी तेज होता है। मतलब इसका जो विसरण है, इसका जो फैलना है वो काफी तेजी से होता है। तो ये 3 चीजें हमने समझी। तो आपसे पूछा जाए कि भाई स्टेट्स ऑफ मैटर में कितनी चीजें होती हैं, तो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, पदार्थ की अवस्था की बात करें, तो पदार्थ की अवस्था में आप यही बोलेंगे कि भाई पदार्थ की अवस्था में 3 चीजें मुख्य हैं, जिसमें सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। मतलब ठोस, द्रव और आपका गैस होती है। लेकिन इसके अंदर एडिशन से 2 चीजें और भी आती हैं। कौन कौन सी? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। इसमें एक अवस्था और आई है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा, और एक अवस्था और है जिसको कहा जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 2 चीजों की बात कर रहे हैं हम। एक तो हो गई प्लाज्मा। ये अवस्थाएं तो आप समझ गए, इनकी मैंने आपको प्रॉपर्टीज भी बता दी। इनकी बहुत सारी जो चीजें थी जुड़ी हुई, चाहे डेंसिटी की बात करी, चाहे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करी, चाहे एक्सपेंशन की बात करी, काइनेटिक एनर्जी की बात करी, ये सारी चीज तो करी। लेकिन ये 2 चीजें भी हम मानते हैं कि ये भी पदार्थ की अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा जो है एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर बताया जाता है सुपर हीटेड सब्सटेंस होते हैं। मतलब किसी पदार्थ को, जैसे लोहे को ही अगर हम लगभग 1700-1800 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर दें, गर्म कर दें, तो वो जो है किस चीज में आ जाएगा, किस आकार में आ जाएगा? प्लाज्मा स्वरूप में आ जाएगा। तो कई चीजों को जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट दी जाती है तो एक स्टेट और आ जाती है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा अवस्था। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी अगर हम बात करें तो ब्लड के अंदर लगभग 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड कॉन्टेंट ही होता है। तो प्लाज्मा उसको हम बोलते हैं, लेकिन ये प्लाज्मा एक अवस्था है जो कि सुपर हीटेड, बहुत ज्यादा अत्यधिक आप किसी चीज को गर्मी दे रहे हैं और उसके बाद उस ठोस पदार्थ को भी आप किस में बदल दे रहे हैं, उसको जो है आप किसी द्रव्य में परिवर्तित कर देते हैं। तो सुपर हीटेड जो सब्सटेंस होते हैं उसको प्लाज्मा कहा जाता है। जैसे आपने टीवी भी सुनी होगी, प्लाज्मा टीवी आती है, तो उसके अंदर जो सब्सटेंस भरा होता है वो काफी सुपर हीटेड होता है और उस तरीके से वो लिक्विड फॉर्म में होता है और डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। तो एक स्टेट ये भी की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, तो आपका बोस जो थे, जगदीश चंद्र बोस, और आपका अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों की थ्योरीज के बेसिस पर एक और सब्सटेंस बनाया गया जिसको BeC कहा जाता है। जैसे कि ये बहुत ज्यादा हीटेड सब्सटेंस है, ये सुपर कूल्ड है, और इसको देखा गया 1995 में कि इससे जब लाइट को निकाला गया, BeC जो एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ की अवस्था है, जब इससे लाइट निकली तो लाइट को जो है कोई भी मैटर से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें जाने के बाद स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई, तो ये काफी चर्चाओं में आ गया। इसके लिए जो है स्विट्जरलैंड में भी कई एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत ज्यादा इस पर अभी अपडेशन नहीं आया है। गॉड पार्टिकल्स की भी बात की जाती है, इसमें साइक्लोट्रॉन से भी जुड़े हुए कई फैक्ट्स मिलते हैं। ये एकदम क्या है, सुपर कूल्ड है, एकदम ठंडा कर देना वाली बात है। ऐसी स्थिति है जिसमें से लाइट जब पास होती है तो उसकी स्पीड में अंतर आ जाता है। तो उस बेसिस पर हम बोलते हैं कि भाई स्टेट्स ऑफ मैटर कितने प्रकार की हैं, तो स्टेट्स ऑफ मैटर 5 प्रकार की हैं। ये 2 स्टेट्स को भी हम कंसीडर करेंगे। एक को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम BeC भी कहते हैं। BeC का मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ओवरऑल कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर मिल गई, तो 5 स्टेट्स मिल गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फिर प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहां पर हमारा जो बेसिस था, हमने क्या किया, हमने पदार्थ को, हमने किसी मैटर को किस बेसिस पर डिवाइड किया, तो अभी हमने इसका जो बेसिस था वो था आपका फिजिकल बेस। मतलब हमारे
इस आधार क्या था? तो इसका आधार था भौतिक आधार। इस भौतिक आधार पर हमने इसको कितनी अवस्थाओं में बदल दिया? तो यहां पर हमने मुख्यतः सॉलिड, लिक्विड और गैस में किया, और साथ साथ हमारे पास दो स्टेट और आई, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो था उनके बीच में जो एनर्जी थी, हाईली एनर्जाइज्ड पार्टिकल, जिनमें दो नाम लिए हमने, प्लाज्मा, और दूसरा नाम जो लिया वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको बीईसी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारे किस बेसिस पर आई? भौतिक आधार, मतलब फिजिकल बेसिस पर हमने डिवाइड किया। लेकिन हम तो क्या पढ़ रहे हैं? हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में भी तो कुछ चीजें जरूरी होंगी। तो मैटर को किस आधार पर डिवाइड किया जाता है? केमिकल बेसिस पर भी डिवाइड किया जाता है। केमिकल बेसिस का मतलब यहां पर आपका हो जाएगा रासायनिक आधार भी होगा, और रासायनिक आधार पर आपको कुछ चीजें देखने मिलती हैं। तो हमने अभी क्या देख लिया? हमने पदार्थ की वो अवस्था देख ली जो भौतिक आधार पे थी। थोड़ी सी चीजें हम किससे देख लेते हैं? तो हम रासायनिक आधार पर भी देख लेते हैं। तो रासायनिक आधार पर अगर हम बात करते हैं तो रासायनिक आधार पर हमें कई चीजें मिलती हैं। जैसे कि आपकी बात करें तो सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, फिर आपको ये चीज समझ में आएगी कि भाई रासायनिक आधार पर भी हम इसको बांट लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि रासायनिक आधार पर हम कैसे बांट सकते हैं। तो रासायनिक आधार पर एक अवस्था होती है शुद्ध और दूसरी होती है मिश्रण। तो ये शुद्ध और मिश्रण क्या है? तो शुद्ध मतलब प्योर सब्सटेंस, ये हम केमिकल बेसिस पर बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंदर भी दो कैटेगरी है, एक होता है आपका एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। और मिश्रण में भी दो तरह के मिश्रण होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषांगी मिश्रण। जैसे इसको क्या कहा जाता है? इसी मिक्सचर को आप कहेंगे होमोजीनियस, और दूसरा है आपका हेट्रोजीनियस। समझेंगे इसको भी अभी। तो देखिए, ये जो आधार है ये किसके आधार पर हम डिवाइड कर रहे हैं? ये हमारा केमिकल डिवीजन है, और ये जितनी भी बात अभी हमने पहले करी ये फिजिकल डिवीजन है। तो इसके आधार पर ये देखिए, ये फ्लो चार्ट आपको समझने आएगा। ये मैटर का फ्लो चार्ट है। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? पदार्थ की। कि जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन आएगा, कोई मैटर है तो इस मैटर को क्या फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है? क्या भौतिक आधार पर इनका विभाजन या इसको अलग किया जा सकता है? तो अगर भौतिक आधार पर उसको अलग किया जा सकता है तो वो क्या है? अगर उसको अलग किया जा सकता है तो वो है मिश्रण। जैसे कि आप घर पर जो है मिक्सचर खाएं, नमकीन का जो मिक्सचर आता है, उस मिक्सचर के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग तरह के मिक्सचर आते हैं। तो उन मिक्सचर में आपको मिलेगा कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डले होते हैं, कई तरह की पीनट्स भी डली होती हैं, मूंगफलियां भी डली होती हैं, कई तरह की सेव भी डली होती हैं। तो आप उनको सेपरेट करेंगे तो उन पे आपको अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। तो वो बेसिकली क्या हो गया कि मतलब ऐसा कोई मैटर जिसको आप आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, वो क्या चीज हो गई? तो वो हो गई मिक्सचर। मिक्सचर को ही आप क्या कह रहे हैं? तो मिक्सचर को ही आप कह रहे हैं मिश्रण। इसके अलावा अगर वो फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, आपके हाथ में कोई चीज आई, आपके हाथ में कोई आयरन की एक जो है नेल आई, एक कील आई, इस कील को कुछ अलग कर सकते हैं? उसमें तो पूरा ही पूरा लोहा है। तो अगर नहीं कर सकते हैं तो उसको कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब एक शुद्ध पदार्थ हो गया। और अगर आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं, तो वो मिश्रण हो गया। और इसमें अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, क्या उस प्योर सब्सटेंस को हम केमिकली डिकम्पोज कर सकते हैं? केमिकली डिकम्पोज करने का मतलब है उसको रासायनिक विधि से अलग अलग किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो अगर नहीं तोड़ा जा सकता है तो वो होते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व। तो ये तत्व क्या है? तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, जितने भी पदार्थ आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं वो सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, वो तत्व हैं। तो ये एक बात ध्यान से समझिए। और अगर हम उनको केमिकली डिकम्पोज कर सकते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या? तो कंपाउंड का मतलब जैसे H2O है, तो H2O जो होता है वो एक तरह का कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक नियमित मात्रा में है, कोई भी रैंडम फॉर्म में नहीं है। जैसे कि मिश्रण में होता है तो हाइड्रोजन के वहां पर दो पदार्थ और एक ऑक्सीजन का है तो एक फिक्स्ड वैल्यू है। NaCl वो एक फिक्स्ड वैल्यू है।
तो ये जो चीज होती है इसको कंपाउंड कह दिया जाता है। और इसी के अंदर मिक्सचर के अंदर भी दो टाइप होते हैं। अगर आप उसके कॉम्पोजिशन में यूनिफॉर्मिटी देखते हैं, एक ही तरह की चीज देखते हैं, तो उसको कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर अगर एक ही तरह का होता है और अलग अलग तरीके की चीजें उसमें होती हैं तो उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। उसको समझते हैं। तो आपको यहां पर इतना समझना है, सबसे पहले ये वाला फ्लो चार्ट समझिए कि भाई पदार्थ को अगर आप क्या कर लें, आप उसको फिजिकली सेपरेट कर लें, तो फिजिकली सेपरेट होने पर वो मिक्सचर हो जाता है। अगर वो फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते तो वो क्या कहलाता है, वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। प्योर सब्सटेंस का मतलब वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। तो ये चीज समझने आई होगी। तो यहां पर देखिए प्योर सब्सटेंस को पहले देख लेते हैं, शुद्ध पदार्थ को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में अगर हम बात करें तो यहां देखिए, तो आपका एक चीज मैंने आपको बताई, क्या होता है, आपका एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व। जैसे कि मैं आपको यहां पर भी एक चीज दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। इस फ्लो चार्ट को देख लेंगे तो आपके सारे चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। फिर उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पे क्या है, मैटर को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक हो गया आपका प्योर सब्सटेंस, एक हो गया आपका जो मिश्रण हो गया। तो यही तो दो चीजें देखी थी कि किसी को आप फिजिकली क्या कर लो, सेपरेट कर लो, आप भौतिक तौर पर उनको अलग अलग कर सकते हो, तो वो चीज हो जाती है मिक्सचर। तो यहां पर जहां पर फिजिकल सेपरेशन हो जाए वो है आपका क्या, मिक्सचर। और जिसमें फिजिकल सेपरेशन ना हो पाए वो है आपका प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। तो इसको भी आपने दो तरीके से देख लिया, एक केमिकल रिएक्शन रासायनिक प्रतिक्रिया के बेसिस पर, एक हो गए तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन। तो ये जो भी चीजें हैं, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही है, हर जगह ऑक्सीजन के तत्व में ऑक्सीजन ही रहेगा, उसका एटॉमिक मास जो है वो 16 ही रहेगा, उसका एलिमेंट नंबर 8 ही रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यौगिक मतलब कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स के अंदर वाटर आ गया, H2O आ गया, टेबल सॉल्ट मतलब NaCl आ गया, अमोनिया मतलब NH4 या NH3 जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें उसी के अंदर तो आ गई। लेकिन अगर हम मिक्सचर की बात करें तो इसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण। यौगिक बोला जाता है कंपाउंड्स को, समांगी मिश्रण जैसे होमोजीनियस मिक्सचर है, आप पानी के अंदर शक्कर को मिला दीजिए और शक्कर को घोल दीजिए। जब शक्कर को आप उसमें मिला देंगे तो वो एक तरह का कंपाउंड कैसा बन जाएगा, वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। और दूसरा टाइप का क्या होता है, तो वो होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब जैसे कि आपका पिज्जा हो गया, इटालियन सैलेड हो गई, सॉलिड वेस्ट डंप हो गई, मतलब जिसमें रैंडमली चीजें मिला दी गई हो, तो वो क्या होता है, विषमांग मिश्रण होता है। तो ये दो तरह के मिश्रण होते हैं। तो इसमें जैसे प्योर सब्सटेंस में मैंने आपको बात करी, इसको देख लीजिए, तो इसमें जो है आपका केमिकल एलिमेंट्स में टिन हो गया, सल्फर हो गया, डायमंड हो गया, ये सारे एलिमेंट्स तत्व हो गए। यौगिक में क्या हो गया, यौगिक के अंदर शुगर आ गई, C6H12O6 मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, वाटर में H2O हो गया, बेकिंग सोडा NaHCO3 हो गया। ये आगे चलकर हम सब पढ़ेंगे। CuSO4 हो गया, ये प्रोटीन का क्रिस्टल हो गया, CHON होता है इसमें, ये सारी चीजें होती हैं। ये आपका सॉल्ट है, NaCl है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये एक आपके शुद्ध सब्सटेंस है। तो इस तरीके से आप इनको बांट सकते हैं। तो यहां पर आज हमारा जो डिस्कशन हुआ है वो मेनली किस पे हुआ है, तो हमारा डिस्कशन सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर को हमने एक फिजिकल बेसिस पर और केमिकल बेसिस पर डिवाइड किया है। इसके अलावा आज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग इस बेसिस पर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ मैटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, किसके पास सबसे अत्यधिक क्या होती है, तो आपका डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, ये आपको बताना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, आइस, लिक्विड एंड वेपर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर कैसी होती है, बहुत अलग होती है, वही रहती है, कभी एक तो कभी अलग होती है। तीसरा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, किसमें सबसे कम जो है आपका कमजोर अंतराण्विक बल होता है, ये आपको बताना है। इसके अलावा किसी भी तरीके के और डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जवाब वहां पर मैं जरूर दूंगा। इसके अलावा PDF भी ले सकते हैं। तो होप ये सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई तरह के फीडबैक्स हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।